जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट के, क्योंकि आप लोग का जो है बोर्ड का पेपर अब आखिरी बचा हुआ हिस्ट्री का। तो दोस्तों, उसी की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए जो है एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज है दोस्तों। अगर इस वीडियो के अंदर 50 एमसीक्यूज ना हो पाए तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग के लिए बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आप लोगों का सवाल है, वो सवाल क्या बोलता है दोस्तों? वो सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 के साथ करना है। ठीक है, यहाँ पर मंदिरों की बात की गई है और आप लोगों को बताना है कि ये मंदिर कौन कौन से स्थान पर हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो मंदिर है वो है हजार राम मंदिर। तो दोस्तों, हजार राम मंदिर जो है वो आपका विजयनगर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? विजयनगर के अंदर। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सभी फर्स्ट का सेकंड सब सारे विकल्पों के अंदर ही है। उसके बाद में सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड हमारे सामने है चिदम्बरम मंदिर। तो चिदम्बरम मंदिर कहाँ है दोस्तों? चिदम्बरम मंदिर है आपका तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर। तो देखिए, सेकंड का फर्स्ट आपको ढूंढना है। सेकंड का फर्स्ट इसके अंदर है, सेकंड का फर्स्ट इसके अंदर है। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन जो है काट देने हम लोगों को। फिर उसके बाद में आप लोगों से पूछा गया है बृहदेश्वर मंदिर, ये किधर है दोस्तों? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका तंजावुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? तंजावुर के अंदर। यानी कि थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का फोर्थ हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, हमने दो जो मार्क किए हैं ऑप्शन, उसमें कौन से का थर्ड का फोर्थ है? तो ये तो नहीं है थर्ड का फोर्थ। तो ये आपका जो है राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप लोगों को ये वाला सवाल करना है। फिर जो बच जाएगा, जैसे क्या बच गया दोस्तों? चनकेश्वर मंदिर। ये किधर है? चनकेश्वर मंदिर आपका बेलूर के अंदर है दोस्तों, है ना? तो इस तरह से आप लोग को एमसीक्यू के सवाल करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का जो सवाल है वो आप लोगों से क्या पूछने का प्रयास कर रहा है दोस्तों? बताना है कि भाई निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो के मार्गदर्शक रहे हैं, यानी कि कौन से जो है अमीर खुसरो के गुरु या मार्गदर्शक रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि भाई शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु या मार्गदर्शक थे? तो आप लोग याद रखिएगा, अमीर खुसरो के गुरु या मार्गदर्शक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल क्या आप लोगों से पूछने का प्रयास कर रहा है दोस्तों? तो ये आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में अल बरूनी ने भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृतिक पुस्तकों का क्या किया था दोस्तों? ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था। अल बरूनी हम लोगों ने पढ़ रखा है दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। ठीक है, तो अल बरूनी ने कौन सी भाषा के अंदर जो है संस्कृत, पाली और प्राकृतिक पुस्तकों का जो है ट्रांसलेशन किया था? तो अल बरूनी की सारी किताबें कौन सी भाषा में दोस्तों? अल बरूनी की सारी किताबें अरबी भाषा में। ठीक है दोस्तों, हाँ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही तरीके से सुमेलित किया गया है। तो हम लोग इसके अंदर एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, अंतर्विवाह का क्या बोल रहा है? गोत्र से बाहर। भाई गोत्र से बाहर है तो उसको बहिर्विवाह बोलेंगे ना, यानी कि बाहर। अंतर्विवाह का मतलब क्या हुआ? गोत्र के अंदर। बहिर्विवाह का ये तो गलत हो गया। अगला बहिर्विवाह का क्या देखा? एक पुरुष की अनेक पत्नियां। ये तो कहीं से भी लॉजिक नहीं बनता। बहिर्विवाह का मतलब है कि भाई जो गोत्र से बाहर होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। और हमको इसमें क्या बताना? हमको इसके अंदर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी का मतलब क्या होता है? जिसमें एक इंसान की कई सारी पत्नियां हो। वैवाहिक संबंध समूह के मध्य, ये भी गलत है दोस्तों। और आखिरी देखते हैं बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेक पति। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी आसानी से हमने जो इसका आंसर निकाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि भाई बुद्ध के दिए गए चित्र की सहायता से कला शैली की पहचान कीजिए। यानी कि ये जो गौतम बुद्ध जी की जो चित्र है, इसमें से इसको देख करके हमें बताना है कि ये कौन सी कला शैली से संबंधित है, ये कौन सी जो है आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है। तो आप लोगों के लिए ऑप्शंस देखिए, क्या यह गांधार शैली से रिलेटेड है,
या फिर ये मथुरा शैली से रिलेटेड है, या फिर सारनाथ शैली से रिलेटेड है, या फिर अमरावती कला शैली से। ये आप लोगों ने किताबों के अंदर पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काफ़ी एक अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल पूछा गया है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर जी हम लोग कैसे चित्र को देख करके ये बता सकते हैं कि कौन से कला शैली का है। तो देखिए, ये जितने भी आपको तमाम कला शैलियाँ दी गई हैं, चाहे गांधार कला शैली हो, मथुरा कला शैली हो, सारनाथ कला शैली हो, या फिर अमरावती कला शैली, इन सब की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रश्न का तो आंसर आप लोगों के लिए मथुरा कला शैली। अब मथुरा कला शैली क्या खास बात होती है मथुरा कला शैली की, तो आप लोग देखिए ध्यान से। पहली बात तो मथुरा कला शैली का जिसने विकास किया था वो कुषाणों के शासनकाल में हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 12वीं के अंदर के भी कुषाणों ने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाणों के शासनकाल के अंदर जो है मथुरा का बहुत विकास हुआ और जो है उन्होंने मथुरा कला का विकास किया। अब इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि भैया ये जो है रेड लाल कलर के जो सैंडस्टोन होते हैं ना, लाल पत्थर, उनसे जो है मथुरा कला शैली के अंदर अधिकतर चित्रों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जो आपके लाल बलुआ पत्थर होते हैं उनसे बहुत सारी चित्रों को बनाया जाता था। पहली विशेषता तो ये होगी। सेकंड, इसके अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं ना गौतम बुद्ध की, उनमें उन मूर्तियों में जो है गौतम बुद्ध को बहुत ही जो है शारीरिक रूप से मजबूत दिखाया गया। आप लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देखिए, इनका जो शरीर है, इनका जो बदन है, कितना हष्ट पुष्ट लग रहा है दोस्तों, है ना। पैर देखिए, हाथ देखिए, हष्ट पुष्ट लग रहा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फिजिक को दर्शाने का कोशिश किया गया है। तो ये मथुरा कला शैली की क्या होती है दोस्तों? विशेषता होती है। 3 विशेषता आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली विशेषता तो ये कि भाई इसके अंदर जो भी चित्र वगैरह होते हैं उसके अंदर बहुत मजबूती, यानी कि आप कहीं भी नहीं देखेंगे बिल्कुल कुपोषित इंसान यानी कमजोर इंसान, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिजिक दिखाने की कोशिश। सेकंड, कि इसके अंदर लाल बलुआ जो पत्थर होता है उससे बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। और तीसरी खास विशेषता ये कि भैया इसको कुषाणों ने विकसित किया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा कला शैली। इसी तरह से बाकी सारी कला शैली की भी विशेषता हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग जाइए सर्च कीजिए और पढ़िए, क्योंकि अगर इसके अंदर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये सवाल तो दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए, लेकिन हम फिर भी करेंगे, कोई भरोसा नहीं कि ये यही सवाल हम लोग को दे दे। तो सवाल क्या बोल रहा है कि भाई बताना है आप लोगों को कि बुद्ध निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, यानी कि गौतम बुद्ध का कौन सा वंश था। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, या आप लोगों ने किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कबीले से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाक्य इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भाई सांची की मूर्ति कला और उनमें प्रत्येक जो सांची की मूर्ति कला वो किस किस चीज का प्रतीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो हम लोग इस वाले सवाल को देखते हैं। तो देखिए, पहले आप लोग को दे रखा है रिक्त स्थान, यानी कि सांची की जो मूर्ति उसके अंदर एक रिक्त स्थान है, वो किस चीज को दर्शाता है दोस्तों? तो जो रिक्त स्थान है वो आपका दर्शाता है दोस्तों शुभ प्रतीक, एक लकी माना जाता है दोस्तों, है ना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ढूंढिए फर्स्ट का सेकंड किस किस के अंदर है। तो फर्स्ट का सेकंड तो कहीं पर भी नहीं है। जहां पर फर्स्ट का सेकंड मिल जाए वो आपका राइट आंसर है। तो ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बावजूद भी हम लोग जो है बाकी अच्छी तरह से देखते हैं। चक्र किस चीज को दर्शाता है दोस्तों? चक्र दर्शाता है आपका सौभाग्य का प्रतीक। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जा रहा है साल भंजिका, ये किस चीज को दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है आपके बुद्ध का पहला उपदेश। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों। फोर्थ गजलक्ष्मी, ये किस चीज को दर्शाता है? तो गजलक्ष्मी आपका दर्शाता है दोस्तों महापरिनिब्बान को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछने का प्रयास कर रहा है कि भाई सुश्रुत की पुस्तक सुश्रुत संहिता निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित थी। या इस सवाल को इस तरह से समझिए कि भाई सुश्रुत संहिता जो किताब है उसका किस क्षेत्र में उसको लिखा गया है। क्या यह व्याकरण पर आधारित किताब है, या यह खगोल पर आधारित किताब है, या फिर ये मैथमेटिक्स गणित पर आधारित किताब है, या फिर ये मेडिसिन चिकित्सा पे से रिलेटेड बुक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकित्सा। सुश्रुत संहिता जो किताब है जिसको सुश्रुत जी ने लिखा था वो किस चीज के ऊपर लिखा था दोस्तों? चिकित्सा के ऊपर। चिकित्सा वो भी आयुर्वेद भी, दवा ववा देना, जड़ी बूटी, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। यहाँ पर 3 जानकारियां दे रखी है और इन जानकारियों के आधार पर हमें जो है राजा को पहचानना है। पहली जानकारी क्या है कि भैया उसे देवनामप्रिय की उपाधि मिली थी, पहली विशेषता हो गई। दूसरी, उसने स्तूपों के लिए बुद्ध के अवशेषों के अंश वितरित किए थे, यानी कि गौतम बुद्ध के अवशेषों को उसने ढूंढा था। ठीक है। उसके बाद में
वह पहला शासक था जिसने चट्टान और स्तंभों पर संदेश खुदवाए थे। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या है, वो कौन सा राजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। अशोक जो थे उन्होंने, आप लोग को पता है कि बुद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। उन्होंने बुद्ध के संदेशों को जो है कई सारे शिलालेखों पर, स्तंभों पर लिखवाया था दोस्तों, है ना। और उनको क्या बोला जाता, देवनामपीय की उपाधि दी गई थी। देवनामपीय का मतलब होता है बहुत सुंदर सा दिखने वाला राजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये मॉडर्न इंडिया से आप लोगों से सवाल पूछा गया है। पढ़ता हूं एक बार सवाल को और देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निर्वाचित विधायिकाएं डैश के ढांचे में काम कर रही थी। कि भाई 1935 का जो एक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, उसके द्वारा निर्वाचित जितनी भी विधायिकाएं थी, लेजिस्लेटिव्स थी, वो किसके ढांचे में काम कर रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औपनिवेशिक शासन। भारत पर किसने कंट्रोल कर रखा था उस समय पे, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर रखा था, फिर उसके बाद में सीधे डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, आपका ब्रिटिश यानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। विक्टोरिया वहाँ से क्या बना कर भेजती थी, विक्टोरिया वहाँ से जो है वायसराय बना करके भेजती थी, है ना। फिर वायसराय के माध्यम से पूरे भारत के अंदर शासन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशिक शासन यानी कि कॉलोनियल पावर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों का सवाल क्या पूछ रहा है, ये आप लोगों को 1857 की क्रांति से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो देखिए, निम्नलिखित विद्रोहियों में से किसने उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारी के बंगले पर क्या कर लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया, और 1857 के दौरान विवादों को निपटाने के लिए न्याय भवन में बदल दिया। पहले तो ब्रिटिशर्स की जो है संपत्ति को कब्जा किया, फिर उसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, न्याय भवन के अंदर। तो वो किसने किया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इन्होंने ऐसा काम किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। ये आप लोग का बंदोबस्त से सवाल पूछा गया है। इस्तेमरारी बंदोबस्त हम लोगों ने पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त पढ़ा हम लोगों ने, महलवाड़ी पढ़ा है ना। तो इस्तेमरारी पे पूछा गया है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस्तेमरारी बंदोबस्त के निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण आलोचनाएं थी, ठीक है, या फिर कौन सी कमियां थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप बंबई दक्कन में क्या हो गए थे दोस्तों, दंगे हो गए थे दोस्तों, है ना। इस बंदोबस्त की वजह से क्या हो गए थे दोस्तों, दक्कन में दंगे हो गए थे, है ना। आप लोगों ने पढ़ा कि पूना की मंडी में दंगे हो गए थे, फिर एक कमेटी बिठाई गई थी, इसको बोलते दक्कन दंगा आयोग बिठाया गया था। तो इसकी आलोचना ये थी कि भाई इस प्रणाली को जहां जहां लागू किया गया है वहां पर क्या हो जाते थे दोस्तों, दंगे हो जाते थे। आगे बढ़ते अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछने का प्रयास कर रहा है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग करने का जोरदार समर्थन किया था। यानी कि वह कौन सा संविधान सभा का सदस्य था जिसने बोला था कि भाई संविधान निर्माण के अंदर जो है संविधान की भाषा हिंदी रखनी चाहिए। तो किसने ये बात बोली थी, तो ये आपकी बात किसने बोली थी दोस्तों, ये आपकी बात बोली थी एनजी रंगा जी ने। किसने बोली थी, एनजी रंगा जी ने ये बात बोली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनजी रंगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का अभिकथन और कारण वाला सवाल पूछा गया है। तो अभिकथन पूछता हूं, अभिकथन पढ़ता हूं और कारण भी देखते हैं। तो अभिकथन क्या बोल रहा है कि भाई असहयोग आंदोलन का और विस्तार करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया था। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि भाई जो है अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में 13 अप्रैल 1919 के बाद में जो है भारत देश के अंदर जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू कर दिया था, है ना। और ये इस मूवमेंट के साथ साथ में जो है महात्मा गांधी ने सोचा कि इस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो खिलाफत आंदोलन जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया था उनको मिला लिया जाए तो भारत देश के अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक बोल रहा है। फिर कारण को देखते हैं, कारण क्या बोल रहा है, गांधी जी को उम्मीद थी कि असहयोग और खिलाफत को सामूहिक रूप से मिलाकर औपनिवेशिक शासन का क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा, है ना। कि भाई दोनों जने हिंदू मुस्लिम दोनों के आंदोलन मिल जाएं तो अंग्रेजों को जो है बिल्कुल खदेड़ दिया जाए देश से। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कारण दोनों सही है। और कारण जो है विकथन के सही तरीके से क्या कर पा रहा है दोस्तों, व्याख्या कर पा रहा है। कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर भी जो है कुछ वायसराय दे रखे हैं और उनकी भूमिका के इनको मैच करना है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली इन्होंने कौन सा काम किया था भाई, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है दोस्तों चिकने कारतूसों की शुरुआत की थी। ठीक है, चिकने कारतूसों की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने।
तो भैया जहां जहां पर फर्स्ट का थर्ड होगा वो आपका सही होगा और जो नहीं होगा उसको काट दीजिए। तो भाई फर्स्ट का सेकंड है, इसको तो काट दिया जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ है, इसे भी काट दिया जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट है, इसको भी काट दिया जाएगा। तो देखिए किस्मत कितनी अच्छी है कि तीनों को एलिमिनेट कर दिया और हमारा बचा ऑप्शन नंबर ए। तो यही क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उसके बावजूद भी आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की क्या भूमिका है, तो लॉर्ड डलहौजी की भूमिका है कि भैया उन्होंने क्या शुरू किया था, सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद में लॉर्ड बेंटिंग, इन्होंने क्या काम किया था जिसकी वजह से इनको याद किया जाता है, तो इन्होंने अधिग्रहण की नीतियों की शुरुआत की थी, यानी जमीनों को हड़पना है ना, इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में लॉर्ड हॉर्डिंग, इन्होंने क्या काम किया था भाई, तो इन्होंने सुधारक नीतियों की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सारे आपके मॉडर्न इंडिया से पूछे जा रहे हैं सवाल, है ना। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम के में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको जो है काल घटनाओं के आधार पर लगाना है, डेट के आधार पर लगाना है और बताना है कि कौन सा जो है राइट आंसर है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या आना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर आना चाहिए आपका सूर्यास्त कानून, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जिसको हम लोग जमींदारी प्रथा भी बोलते थे, इसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त भी बोलते थे, है ना। हाँ, तो सबसे पहले सेकंड आएगा। तो देखिए सेकंड जहां जहां है उसको छोड़ दीजिए और जो सेकंड नहीं है उसको काट दीजिए फर्स्ट में। तो ये तो पहला थर्ड आ गया तो कट जाएगा, यहाँ पर भी पहला फर्स्ट आ गया कट जाएगा, यहाँ पर भी पहला फोर्थ आगे कट जाएगा, यहाँ पर भी एक बार फिर हमारी किस्मत अच्छी है कि भाई हमको जो है बिना किसी एफर्ट के आंसर मिल गया। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद तो ये है आप लोगों का। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर भी कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है और उसका मतलब क्या है, उनके कार्य क्या है, उसको हम लोग को बताना है। तो बताना है कि भाई सही युग्म का हम लोग को क्या करना है दोस्तों, पहचान करना है कि इसमें से कौन सा जो है सही युग्म मैच है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मल्लाजादा। इसका काम क्या होता है, मल्लाजादा का मतलब क्या होता है, मल्लाजादा का मतलब होता है ग्राम का मुखिया। तो ये तो भैया बिल्कुल पहला ही हम लोग को अच्छा ठीक मिल गया है ना। फर्स्ट ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड, मुकद्दम का मतलब क्या होता है, मुकद्दम का मतलब होता है दोस्तों, मुकद्दम का मतलब होता है, मुकद्दम का मतलब है आप लोग का दोस्तों 2 मिनट, ये सवाल थोड़ा टेक्निकली गलत है दोस्तों, इसके अंदर सारे ही बिल्कुल सही मैच कर रखे हैं। मुकद्दम का मतलब बैंकर होता है, सराफ का मतलब नाविक होता है और मुजरियान का मतलब किसान होता है। 2 मिनट, इस सवाल को जो है फिलहाल छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये सवाल में कुछ मुझे इशू लग रहा है, इस सवाल को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। हम लोगों ने पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में दोस्तों, है ना, कृष्णदेवराय बर्मन, है ना। तो बताना है कि भाई क्या कारण था जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य जो था उसका पतन हो गया है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कि तालीकोटा में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की हार, ये जो है इसका सबसे बड़ा रीजन था, है ना। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अपविकसित पूर्व के वर्णन ने पश्चिमी के दार्शनिकों को प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने की प्रेरणा दी थी। तो ये आपका है फ्रांसो बर्नियर, इसका राइट आंसर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रांसो बर्नियर देश के अंदर आए थे और उन्होंने जो है भारत को जो है अपने पश्चिम से कंपेयर करने की कोशिश की थी और बताया था कि भाई पश्चिम जो है भारत से बहुत बेहतर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसो बर्नियर। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है भाई आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो बताना आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये किसकी बात करता है दोस्तों, ये मंजिल आबादी मुगलों के नागरिक प्रशासन से संबंधित था, है ना। हाँ, तो ये हो गया दोस्तों। फिर तो ये आपके कुछ सवाल थे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा पाने में सफल रहा हूँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट